भारत ने ईरान से अपने तालिब इल्मों को बाहर निकालने की मुहिम शुरू की। करीब 110 भारतीय तालिब इल्म अब तक ईरान से आर्मेनिया पहुंचे। अमेरिका में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। वॉशिंगटन डीसी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ हुई नारेबाजी। इमरान खान के समर्थकों ने मुनीर पर नरसंहार का लगाया आरोप। अमरनाथ यात्रा से पहले केंद्र सरकार की तैयारी तेज। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन पहुंचे श्रीनगर। पुलिस मुख्यालय में की हाई लेवल मीटिंग। यात्रा रूट भी नो फ्लाइंग जोन घोषित। 57 दिन बाद खुलते ही बेताब वैली में जुटी भारी भीड़। देश भर से पहुंच रहे हैं सैलानी। एलजी के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर में खोले गए हैं बंद पड़े 16 टूरिस्ट प्लेसेस। आज कश्मीर लौटेगा हज यात्रियों का पहला जत्था। आज रात 8:30 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेगी पहली फ्लाइट। वजीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे हज यात्रियों का स्वागत। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था और वो चाहते हैं कि ईरान के साथ न्यूक्लियर मसले का असली और पक्का हल निकले। उन्होंने इशारा किया कि वो विटकॉफ या वैंस को ईरान से बात करने भेज सकते हैं। साथ ही ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान बहुत करीब है न्यूक्लियर हथियार बनाने के। उन्होंने ये भी जताया कि इस्राइल ईरान पर अपने हमले रोकने वाला नहीं है। जाहिर है ट्रंप ने एक तरह से इशारा दे दिया है कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तों पर परमाणु डील नहीं करता है और अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकता है तो इस्राइल पर हमले नहीं रुकने वाले, यानी कि इस्राइली हमले जो ईरान पर होने हैं वो नहीं रुकने वाले। और आगे बढ़ते हैं। नक्सानी के विधायक और जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा है कि वो इस्राइल और ईरान में रह रहे भारतीय शहरियों की हिफाजत को लेकर के इस बारे में जो वजीर खारजा हैं डॉक्टर एस जयशंकर की लगातार संपर्क में है। सुनील शर्मा ने भी कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत के सभी शहरी चाहे वो इस्राइल में हो या ईरान में महफूज हैं। सुनील शर्मा ने लोगों से घबराने की अपील नहीं की है। उन्होंने कहा कि आप न घबराएं और भरोसा दिया है कि प्रशासन विदेश में हर भारतीय की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डोमेन है, MEA का डोमेन है, वहां में कोई भी इंटरफेरेंस अपनी बातों से नहीं करता हूं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काफी दृढ़, काफी मजबूत, स्ट्रांग है और जो भी लोग जम्मू कश्मीर के या भारत के ईरान, इजराइल जहां पे भी हैं और वहां पे जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध के कारण वो परेशान हैं, उसके लिए कल हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने वहां के अपने काउंटर पार्ट से बात भी की है और उन लोगों को सेफली प्रोटेक्ट करने के लिए चर्चा भी की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि आज तक दुनिया के जिस भी मुल्क में कभी भी कोई डिस्टरबेंस हुई, मोदी गवर्नमेंट ने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय हो, भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी हो, उसे प्रोटेक्शन पूरी मिलेगी और सेफ उसे जम्मू कश्मीर या भारत पहुंचाया जाएगा। और श्रीनगर सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने इस्राइल के खिलाफ सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्राइल अकेले हमला नहीं कर सकता क्योंकि ईरान पूरे पश्चिम से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस्राइल की दहशतगर्दी जल्द खत्म हो जाएगी। रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि कश्मीरी बच्चे और जो मुसाफिर हैं, यात्री हैं, ईरान में फंसे हुए हैं और उनका हिफाजत के साथ वापस लाया जाना लाजमी है। जब तक उनको वेपन्स का सपोर्ट, पैसों का सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट USA से ना मिले, इसराइल की रिजीम की, ज़ायनिस्ट रिजीम की वो हैसियत ही नहीं है कि वो अकेले इसराक की हरकत कर सके, जंग लड़ सके। ईरान जो है वो इसराइल से नहीं लड़ रहा है उन सभी ताकतों से, बल्कि वेस्ट की पूरी ताकतों से इस वक्त अकेला लड़ रहा है और इसराइल के पीछे पूरी वेस्टर्न ताकतें हैं, US से लेके यूरोप के बहुत सारे ममालिक फाइनेंशियल सपोर्ट भी, वेपनरी सपोर्ट भी दे रहे हैं। ईरान अकेले लड़ रहा है और आपको पता है, और उम्मीद है कि
ये जो दहशतगर्दी है ज़ायनिस्ट रिजीम की, ये अल्लाह ताला करे ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, ख़ित्ते में अमन आ जाए और इस तरह की जो क़ुव्वतें हैं, ज़ायनिस्ट क़ुव्वतें हैं, इनका वजूद ख़त्म। और श्रीनगर में सीपीआईएम ने फ़लस्तीन के लोगों की हिमायत में एकजुटता बैठक का इनेकाद किया। बैठक में पार्टी ने इसराइल की तरफ से चलाए जा रहे नरसंहार यानी जेनोसाइड और जंग के जो जराइम हैं उनकी सख्त अल्फाज में तनकीद की। सीपीआईएम ने भारत सरकार से फ़लस्तीन के तई अपने ऐतिहासिक रुख को बनाए रखने की अपील करते हुए इलाके में इंसाफ और अमन कायम करने की अपील की है। पार्टी ने इसराइल के साथ सभी सैन्य और सुरक्षा सहयोग को तुरंत बंद करने की भी मांग की है ताकि संघर्ष खत्म हो और जो एक मुस्तकिल अमन है उसका क़याम हो सके। सीपीएम ने भी ये फैसला किया, हमने सॉलिडारिटी में खड़ा होना चाहिए फ़लस्तीनी अवाम के साथ और मुतालबा यही है हमारा, ये नस्ल कुशी बंद करो, ये बर्बरियत बंद करो, ये जुल्म बंद करो और ये जुल्म बंद न हुआ तो तारीख मसक हो जाएगी और इससे पहले की तारीख मसक हो जाए दुनिया भर के हुक्मरानों से हमारी अपील है, अपनी सरकार से अपील है, अपना फर्ज निभाइए और फ़लस्तीनी अवाम के हक में जैसे कि हमारी रवायत रही है यूएनओ में भी, यूएनओ से बाहर भी आवाज़ उठाना, आज भी हमारी सरकार को उसी रास्ते पर गामजन रहना चाहिए, फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाकर। दूसरा इसके साथ ही अभी चंद दिनों से एक बड़ी जंग शुरू हुई है, एक मुल्क के खिलाफ, सॉवरेन जो ताकत है मुल्क है ईरान के खिलाफ। जवाजियत क्या है? वो ऐलान कर रहे हैं कि वो इसलाह बना रहे हैं, जौहरी इसलाह बना रहे हैं, न्यूक्लियर हथियार, और जबकि न्यूक्लियर हथियार के इंस्पेक्शन के लिए उसमें जो भी मामलात हैं अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं और ईरान के नुमाइंदे बातचीत कर रहे थे। एक तरफ बातचीत जारी है और दूसरी तरफ बमबारी, दूसरी तरफ हमला, आग के शोले। कोई इनसे सीखे ये डबल चेहरा क्यों, ये डबल चेहरा, एक तरफ एक चीज दूसरी तरफ दूसरी चीज। ये अमेरिका जिसकी पुष्टपनाही है, जिस अमेरिका की पुष्टपनाही है इसराइल को गाजा में भी, उस जंग में भी, और ईरान के खिलाफ जो जंग हुआ उसमें भी साजबाज रखने वाला मुल्क अगर कोई है सफ़े अव्वल में वो अमेरिका है। ईरान में जो बच्चे फंसे हैं कश्मीर के, उनके बारे में थोड़ा सा मैंने यही कहा कि हमें अफसोस है, वही जानते हैं जिनके बच्चे वहां फंसे हैं, पूरी हमदर्दी है। और लेकिन इसके साथ साथ वहां तो यही तो हम कह रहे हैं, क्या जो अभी आपने देखा नहीं, वो जो साइंटिस्ट बातचीत कर रहे थे वो भी मारे गए। और फिर ठीक कहा किसी ने, अब अगर बातचीत करने वाले होंगे वो कहां से लाए? वो बातचीत करने वाले ही जो मशीर थे उनको मारा गया। ये बर्बरियत है, ये शैतानी यजीदियत का दूसरा नाम है। फिर भी यहाँ की सरकार ने, उमर साहब की सरकार ने प्राइम मिनिस्टर से उठाया और उन्होंने वादा बंद है वो कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं वो बच्चे यहाँ सलामती से घर पहुंचे। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके 11 साल अभूतपूर्व कार्यक्रम के तहत कानपुर में बीजेपी ने एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम की सदारत पार्टी के वरिष्ठ नेता शौकत गयूर अंद्राबी ने की। इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी के तमाम कारकुन और मकामी लोग मौजूद रहे और इस मौके पर स्पीकर्स ने पीएम मोदी की क़यादत में देश के विकास और जन कल्याणकारी यानी कि आवाम के हक में जो उठाए गए कदम हैं उन स्कीम्स का भी और जम्मू कश्मीर में हुए सकारात्मक बदलावों को रेखांकित किया। और आपको बता दें सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए इस प्रोग्राम में उत्साहपूर्वक भाग लिया वहाँ लोगों ने। जिस तरह से तमाम मुल्क पे संकल्प से सिद्धि तक हमारे प्रोग्राम चलते हैं जो मोदी जी के 11 साल सुनहरी के हैं, बेनज़ीर बेमिसाल, तो आज यहाँ पर हम पामपुर में जो कॉन्स्टिट्यूंसी टीम है उनको लाया है और उनका हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह हर एक जगह हो रहा है। और मोदी जी के जो 11 साल है वो सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगी और जो मौलिक हैं उनने सुनहरी हरूफ से उनको रकम किया होगा और उस तनासब से हम यहाँ पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी टीम पामपुर में है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। और अगर हम बात करें
जिसको हम ये कहें कि मोदी जी के ये 11 साल ऐसे रहे जो शायद किसी दौर में नहीं रहे हुए, और आने वाला पौध याद करेगा। और अखनूर में नायब तहसीलदार भर्ती की प्रक्रिया में उर्दू को जरूरी यानी अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात सिंह की क़यादत में हुए इस मुजाहरे में बड़ी तादाद में कारकुन शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया और अरुण प्रभात सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ उर्दू को ज़रूरी करना या उसे कंपलसरी करना जम्मू इलाके के युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मांग की कि सभी इलाकाई भाषाओं को समान मौके मिलने चाहिए। वही चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो ये जो तहरीक है उसे और तेज़ किया जाएगा। नायब तहसीलदार दी पेपरें दे विच कई नौजवान तैयारी करा दे, कई नौजवाने की लगता है उन सारे ठीक दिन आई जाने ना जेड़े कई चिरें दी अस तैयारी करा रहे हैं, उन पेपर हो गए ते अस भी नायब तहसीलदार लग गए। बट 9 जून की जेड़ी नोटिफिकेशन कड्डी उदे च स्पष्ट करी दिया कि ए जम्मू दे नौजवान की नहीं लेना चाहते न, ए एक तबके दे खिलाफ न, ए तुष्टीकरण अपीलमेंट दी राजनीति करार देना, उदे खिलाफ नौजवान इट कने इट बजाने तैयार है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दी सरकार दी अस बर्दाश्त नहीं कर गए, अस बर्दाश्त नहीं कर गए। नौजवान कने गलत होएगा क्योंकि नौजवान इसलिए उग्र, इसलिए परेशान है। और पुलवामा में पीडीपी की 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता वहीदुर रहमान पर्रा ने की। इस मौके पर इस दौरान पूर्व मंत्री सनाउल्लाह डार की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक वजीर ज़हूर अहमद मीर, डार के बेटे नज़ीर अहमद सहित कई नेता और कारकुन मौजूद रहे। पर्रा ने डार की सियासी खिदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया और उनकी जो खिदमात हैं उन्हें बहुत ही तारीखी बताया। सबसे लार्जेस्ट ग्रोथ सेंटर, तो ये उन्होंने शुरुआत किया। तो उन्होंने एक फाउंडेशन जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की रखी इस ज़िले में, तो उसी सिलसिले में हमने आज ये उनको खराज अकीदत के साथ उनको याद भी किया और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको हाईलाइट करने की भी कोशिश की। आप मानते हैं कि ऐसे लोगों को याद करने से एक सियासी बसीरत इंशाल्लाह काफ़ी ज़रूरी है और ये हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो हम विजन चाहते हैं डेवलपमेंट के हवाले से, ताकि ऐसी चीज़ों को नज़र में रख के आप आगे बढ़ें। देखते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है, कितना काम, और खुलूस से कहीं पर हकीकत पसंदी से काम किया है और जज्बे इंसानियत, जज्बे हमदर्द से, खासकर गरीब तबके के लिए उनके दिल में बड़ी हमदर्दी हुआ करती थी। वो अपने तौर ही लोगों को कहते हैं कि आपके मसाइल क्या है, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कांग्रेस के लीडर एडवोकेट जमीर फारूक ने लथपोरा के पापोर में धान के खेतों का दौरा किया। साथ ही मकामी किसानों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। उन्होंने इलाके में सिंचाई के लिए पानी की जो एक बड़ा मसला वहां पैदा हो गया है उसको लेकर के फिक्र का इजहार किया है। जमीर फारूक ने अफसरान से अपील की है कि वो किसानों की मसलों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं ताकि ये जो कृषि प्रभावित न हो सके, ये पूरी खेती बाड़ी किसी तरह से मुतासिर न हो सके और किसानों की जिंदगी संवर सके। हमने कुछ गाँव के कुछ पैडी फील्ड्स का भी दौरा किया। अगर हम देखें पिछले 5 सालों की हम बात करें तो पिछले 5 सालों से एक ड्राई स्पेल चला आ रहा है। तो इस ड्राई स्पेल में क्या हुआ कि बारिशें कम हुई, बर्फबारी कम हुई, जिस टाइम पे बारिशें होनी थी उस टाइम पे बारिशें नहीं हुई। क्लाइमेट की वजह से यहाँ का जो फार्मर है, यहाँ का जो किसान है, वो फेस कर रहा है, डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। देखिए रिसेंटली इलेक्शन हुआ तो हमने अपने नुमाइंदे चुने। अब हम उन नुमाइंदों से जो हमने चुने हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, तहसीलदार साहब से, एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं वो कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिससे जो मसले इस किसान के हैं, जिससे ये प्रॉब्लम्स है वो वंस फॉर ऑल सॉल्व हो जाए। और 1990 के दशक में आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर से उजड़े कश्मीरी पंडित आज भी इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए और लगातार वो जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे ही राजेंद्र कौल
प्रेमी हैं जिन्होंने अपने वालिद सर्बानंद कौल प्रेमी और भाई वीरेंद्र कौल प्रेमी को आतंकवाद में खोया, आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इस खानदान को न तो कोई मुआवजा मिला और न ही उनके घर वालों के कातिलों को सजा। राजेंद्र कौल प्रेमी ने बताया कि जमीन माफिया ने उनके अहल खाना की जमीन पर कब्जा भी कर लिया। कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर से विस्थापित हुए लगभग 35 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। जिस तरीके से उनका विस्थापन हुआ था उसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। मेरे साथ एक पीड़ित परिवार राजेंद्र कौल प्रेमी मौजूद हैं। राजेंद्र साहब, जिस तरीके का ये मामला है, ये ऑर्डर भी आया था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से और इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी मामला गया था जी। तो अभी क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या पोजीशन है? जब हमारे साथ में ये अजीम सान्य हुआ वहाँ कश्मीर में, तो उन दिनों वहाँ की सरकार के बहुत से आला तरीन सरकारी ओहदेदार हमारे घर पे आए। उन्होंने दिलासा दिलाया, उन्होंने काफ़ी मिन्नत समाजत की कि अब आप रुक जाओ, यहाँ पे जो होने वाला था वो हो गया। हालांकि उन्हें मालूम था कि मेरे वालिद साहब एक आज़ादी के मुजाहिद स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बहुत ही ऊंची चोटी के लिटरेचर रहे हैं और उन्होंने आज़ादी के उस आंदोलन में गांधी जी के साथ में काम किया है और कश्मीर छोड़ दो आंदोलन में बहुत काम किया है, जो रिकॉर्ड पे है। लेकिन जब हमारे साथ ही ये त्रासदी हो गई तो सरकार थोड़ी सी घबरा गई। तो सरकार ने हमें जम्मू लाया और जम्मू में हमको एक एमएलए हॉस्टल में बिठाया गया और 5-6 दिन हम वहाँ रहने के बाद यहाँ दिल्ली आ गए। लेकिन जो सरकार के आश्वासन थे वो तो उनको ट्रांसलेट नहीं किया गया एक्शन में, केवल ज़बानी जमा खर्ची की गई। लेकिन उसके बाद हम सरकार से मिले तो, लेकिन जब हम दिल्ली आ गए तो दिल्ली, मुझे लगता है दिल्ली से और हमारी रियासत सरकार जम्मू व कश्मीर की सरकार में थोड़ा सा फासला रहा। सरकारें बदलती गई, ऑफिसर बदलते गए, फाइलें वहीं पे वहीं रह गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब न्याय नहीं देखने की संभावना हमको मिली तो हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में चले गए। पहले तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चले गए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा काज, एक जॉइंट काज जो है, उसको ले लिया। 6 साल तक उसको सुना और मेरा भी पिटीशन उन्होंने बड़े पिटीशन के साथ क्लब करके हमको सुनाया और उन्होंने कहा कि ये जो जिनोसाइड हुआ है यह 1920 के एकिन टू जिनोसाइड, और जो त्रासदियाँ हुई हैं वो जिनोसाइड से काम नहीं है। लेकिन मेरे केस में उन्होंने कहा कि हम सरकार से टेकअप करेंगे और उन्होंने ही हमारे पिटीशन को रियासत की जो ह्यूमन मानव अधिकार कौमी इंसानी कमीशन है स्टेट सरकार का, उसी को भेज दिया ताकि इसको डिस्पोजल और स्पीडी डिस्पोजल करके इन्हें न्याय दिलाया जाए। वो शर्मिंदा होते थे और बाद में जब स्टेट राज्य सरकार के ह्यूमन राइट्स कमीशन में केस चला गया, 4.5 साल तक उन्होंने मुझे सुना और आखिर पे जो उनका फैसला आया डिवीजन बेंच का, 2 जज की बेंचों के न्यायाधीश पे, तो उसमें ये कहा उन्होंने कि सरकार को इसमें जितना जल्दी मुमकिन हो सके उनको इतना जल्दी न्याय दिया जाना चाहिए, हम शर्मिंदा है। लेकिन उसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई। हैरान हो जाएंगे कि लास्ट ईयर, पिछले साल में 3 महीने अपने ही राज्य में एक मेहमान बन के था। जैसे मैं आज यहाँ दिल्ली में अपने ही देश में एक शरणार्थी हूँ, अपने ही देश में एक रिफ्यूजी हूँ। हालांकि देश तो मेरा ही है, मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ। मैं बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये वो त्रासदी है कि राजेंद्र कौल प्रेमी, उन्होंने अपने पिता को खोया, अपने भाई को खोया और अपनी तमाम संपत्ति को खोया, लेकिन आज तक ना तो उनको कोई कंपनसेशन मिला और ना ही उनको न्याय मिला, ना ही उनके कातिलों को जो है कोई सज़ा मिल पाई। ये केस जो है अनट्रेस कहकर बंद कर दिया गया। ये त्रासदी है और अभी इस मामले में न्याय नहीं हुआ है। संघर्ष जो है वो अभी कश्मीरी पंडितों का जारी है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और राजौरी के जंगलों में हाल ही में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएफओ राजौरी ने कहा है कि आग बुझाने में मकामी लोगों ने महकमे जंगलात की काफ़ी मदद की है और वो काबिल तारीफ है। उन्होंने बताया कि महकमे ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया ताकि आग के किसी भी वाक़े को कि जल्द से जल्द उसकी खबर मिल सके। उन्होंने सभी शहरियों से अपील की है कि वो सावधान रहें और किसी भी मशकूक जो हरकत है उस पर या फिर आग की जो अगर खबर फैलती है, आग की अगर कोई ऐसी वाक़या आग का होता है तो उसकी जानकारी जल्द से जल्द महकमे को दें। फॉरेस्ट फायर जहाँ पे भी होते हैं, लोकल लोग भी हमारी हेल्प करते हैं, हमारे जितने भी सिस्टर विंग्स हैं सारे हेल्प करते हैं।
हमने अपने कंट्रोल रूम भी बनाए हुए हैं, घर पे बहुत अच्छी तरीके से काम हो, प्लस हमें जो लोकल्स का भी काफी सपोर्ट मिल रही है। बनिहाल विधानसभा सदस्य यानी कि एमएलए हाजी सज्जाद शाहीन ने बनिहाल थाची इलाके में नगर वन डूबा पार्क का उन्होंने इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान और वन संरक्षक अर्शजीत सिंह समेत कई वहां पर अहम शख्सियात मौजूद रहीं और महकमे फॉरेस्ट्री की तरफ से तरक्की याफ्ता ये पार्क बड़ी तादाद में पर्यटकों को वहाँ अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। इस प्रोग्राम में जो एक काव्य गोष्ठी और साथ ही साथ पुस्तक का विमोचन भी किया गया। वहीं शाही ने कहा कि वो पर्यटन को बढ़ावा देने और रामबन जिले को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। ये डोबा के मुकाम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इश्तराक से एक जो यहाँ पे नगर वन बनाया गया, एक अम्यूजमेंट पार्क बनाया गया, उसका आज इनॉग्रेशन था और हमें बड़ी खुशी हो रही है आज ये देखते हुए कि इसमें पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है, पब्लिक का जो रिस्पांस है वो बहुत इनकरेजिंग है और हमें ये तवक्का नहीं थी कि इतने बहुत अरसे में ये इतनी पॉपुलर और इतनी फेमस ये जो पार्क बनेगी और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ये इनिशिएटिव है ये लोगों को, इतने लोगों के दिलों को इतना बहा देगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एमएलए सर के, यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, कि उनने यहाँ पे इतनी मेहनत की और इस जगह को इस काबिल बनाया, उनने गवर्नमेंट मनी यूज़ की और यहाँ पे इस जगह को इस काबिल बनाया कि यहाँ पे टूरिस्ट आ सके। सबसे पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिनसे यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि देखिए गुलमर्ग, पहलगाम ये उससे कम तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे बस वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे भी अगर होंगी तो आई प्रॉमिस ये सब। रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया गया, जबकि एक चुनिंदा गिरोह को ही इसमें दावत दी गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के बॉयकॉट से बैठक का मकसद नाकाम रह जाता है और पूरे कम्युनिटी की जो फिक्र है उसे दूर करने में वो कामयाब नहीं हो पाता। नुमाइंदों ने जो नुमाइंदा वफ़द था, उन्होंने बांडीपोरा के डिप्टी कमिश्नर से एक नई और समावेशी बैठक बुलाने की अपील की है। साथ ही उस बैठक में सभी गांव के नुमाइंदों को बुलाने के लिए भी कहा गया है। जो जेजेएम स्कीम नौगांव में शुरू हुई थी बहुत साल पहले, उस पर काम मुकम्मल हो चुका है। हम पीएचई डिपार्टमेंट का और जितने भी वहाँ पे नौगांव सोनावारी में लोकल एम्प्लॉयर्स है या पीडीएल है, वो जवान इतने कश्मकश कर रहे हैं, अल्लाह के लिए इतने काम कर रहे हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें देख रही है, हमारी सबकी आंखें देख रही है कि वो कितना काम कर रहे हैं वहाँ पे। इसके साथ साथ जो पेंडेंसी है वहाँ पे, मैंने लास्ट मीटिंग मुहर्रम मीटिंग थी इधर दागबुल सुंबल में, मैंने इरेज़ किए थे 2 चीज़ वहाँ पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो पीएचई से रिलेटेड है और इंशाल्लाह उनको तवक्कात है कि बहुत टाइम में वो भी होगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये रिड्यूसल हो जाएगा पानी का मसला। और रामबन के उपायुक्त मोहम्मद इलियास खान और एसएसपी कुलबीर सिंह ने बनिहाल में अमरनाथ यात्रा के लंगर स्थल लामबड़ का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपमंडल प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ, पीएचई, पीडीडी और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिलने की बात कही। यात्रा से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। यात्रा जो स्टार्ट होने वाली है तो उसके अरेंजमेंट्स को रिव्यू करने के लिए मीटिंग रखी थी। सभी डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए थे, उनके साथ अरेंजमेंट्स को हमने डिटेल में रिव्यू किया है और जल्दी से जल्दी इनको डायरेक्शन दी हैं कि जो भी कंप्लीट करने के लिए जो काम अभी बाकी हैं तो एट द अर्लीस्ट उनको कंप्लीट करें, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले ही हम सारी अपने जो तैयारियां मुकम्मल कर सकें। और श्रीनगर के पंथा चौक यात्री निवास में अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जल शक्ति, एसएमसी, केपीडीसीएल और अन्य विभाग तीर्थ यात्रियों के लिए बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने में जुटे हैं। पंथा चौक सोनमर्ग की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अहम पड़ाव होगा। हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया। यहां जल्द ही अस्थायी टेंट, सीसीटीवी कैमरे और निगरानी व्यवस्थाएं भी स्थापित की जाएंगी, ताकि यात्रा यानी जो सफर है वो महफूज और काफी सहूलतों वाला रहे।
महज ही कुछ दिन बचे हैं और श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है। आपको बताते चलें कि इस वक्त हम श्रीनगर के पांथा चौक में है, जहां पर सबसे बड़ा श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं, डिवोटीज जो यहाँ पे आते हैं, उनका सबसे बड़ा निवास रहता है यहाँ श्रीनगर पांथा चौक में। तैयार हैं इस वक्त अपने अरूज पे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर टैंक्स है, इनको फिट किया जा रहा है। तमाम डिपार्टमेंट्स अपने काम पे लगे हुए हैं। फिर आप बात कर लीजिए जल शक्ति विभाग की, आप बात कर लीजिए इस वक्त KPDCL की, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी फराहम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ आप बात कर लीजिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। उसके साथ साथ ही लगातार हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये एरिया जो है कंप्लीटली यहाँ पे सीज कर दिया जाएगा और सिर्फ श्रद्धालु जब उनके आईडीज चेक होंगे तभी उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि कुछ ऐसे वॉशरूम्स हैं यहाँ इस बार जो श्रद्धालुओं के लिए रखे गए हैं, जो कलर कोडेड है। पिंक कलर के वॉशरूम्स औरतों के लिए रखे गए हैं, वही ब्लू कलर के जो वॉशरूम्स हैं वो मर्दों के लिए रखे गए हैं। और आपको बताते चलें कि 3 तारीख को जो ये यात्रा शुरू होगी, उम्मीद यही है कि बाइसरन आतंक के हमले के बाद अब श्रद्धालु जब यहाँ वापस लौटे, उसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं टूरिज्म, जिसको एक बहुत बड़ा धचका लगा था, उसका भी एक रिवाइवल हो। न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के लिए मैं सरोज कफील। डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने चनाब नदी में डूबे 2 भाइयों अबरार और असरार के परिवार से मुलाकात की। डीसी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि लड़कों की तलाश के लिए SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया, साफ सुथरी बताया कि सिर्फ ट्रेंड जो स्टाफ्स हैं उन्हीं को नदी में उतारा जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वो बच्चों को जल निकायों के पास अकेला न छोड़ें, खासकर मानसून के दौरान। 3 दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें हमारे 2 बच्चे, दोनों भाई थे और एक ही पिता की संतान थी, चिनाब में बह गए और अभी तक उनकी बॉडी ट्रेस नहीं की जा पा सकी है। हमारा कंटिन्यूस ऑपरेशन जारी है और बारिंग जो थोड़ा दिन मौसम ख़राब हुआ था उसको छोड़ के हमारी टीम रेगुलरली पानी में निकली हुई है। मुझे उम्मीद है कि जल्द हम, जो फैमिली हमसे चाहती है, फैमिली कहती है कि ऊपर वाले का फ़ैसला हमें मंजूर है, और हमारे मुश्ताक साहब हैं जो चिनाब रेस्क्यूअर से हैं, ये जाने हुए यहाँ के एक बाशिंदे हैं और इनका चिनाब रेस्क्यूअर टाइम एंड अगेन पिछले 30-40 साल से यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहा है, उनकी मुश्किल वक्त में साथ देता है। तो इन्हीं के साथ मिलके हमारी SDRF टीम काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम इस चैप्टर को क्लोज़ कर पाएंगे। बट जो दर्दनाक चीज़ है उससे मैंने फिर से एक एडवाइजरी दी है कि हमारे बच्चों को पेरेंट्स अनअटेंडेड ना छोड़ें और उनको वाटर बॉडी से दूर रखें। उनकी सेफ्टी ही हमारे लिए प्राइम कंसर्न है और विल मेक श्योर दैट। बिलावर के डजोत लिंक मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां एक मुसाफिर ऑटो बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को तुरंत बिलावर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में GMC कठुआ रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। ये बिलावर में हादसा हुआ सर, एक्सीडेंट हुआ है, ऑटो पलटी हुआ है। इसमें 5-6 इधर कठुआ में रेफर हुए हैं और 2-3 बिलावर में। ये ऑटो बिलावर से नजोत रोड है, वहाँ पे पलटी हुआ है। ये 10-12 लोग इसमें घायल हैं, उनको 10-12 लोगों को चोटें आई। और गुलमर्ग के लालपुरा कंजर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 10 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्चे की हत्या के बाद गुस्से में हैं लोग वहां, और इस कत्ल के खिलाफ गुस्साए लोगों ने ज़बरदस्त मुजाहरा भी किया। बताया जा रहा है कि बच्चा पहले घर से लापता हुआ, बाद में वो उन्हें खेतों से घायल हालत में मिला। उन्होंने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे लालपुरा इलाके में मातम पसरा है, हर आंख नम है। जो मुतासरा ख़ानदान है और जो मकामी लोग हैं वो पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इस मामले की गहराई से और कड़ी कार्रवाई की जाए, गहराई से छानबीन की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो भी कसूरवार हो उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। के साथ कोई जाती हुई है, कोई मर्डर की कोशिश की गई है, तो फिर डॉक्टरों को पता चलता है ना ये दरख्त से गिरा है, ना कुत्तों ने काटा है, बल्कि इसके पेट से जो है, इसके स्टमक से एक मिट्टी बड़ी जो उसको निकाला जाता है। 2-3 लीटर मिट्टी से पानी मिला के उसको निकाला जाता है। उसके यहाँ पे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जब तक ना इन्वेस्टिगेशन प्योर साफ हमारे सामने ना आए। DSP साहब, SHO साहब तक हमारी ये मैसेज पहुँचाइए कि हम डेड बॉडी को तब तक हम उसको सुपुर्द खाक
नहीं करेंगे जब तक कि हमारे लिए ये ट्रांसपेरेंट जो तहकीकात है वो ना की जाए, हमारे सामने कल्प्रिट को ना लाया जाए, कातिल को पेश किया जाए। जब हमें लगे कि हमारे सामने कातिल को पेश किया गया, उसको सज़ा मिली गई, थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहाँ से मिला, तभी हम इस डेड बॉडी को सुपुर्द खाक करेंगे। बारीक बीनी से तहकीकात हो और जिसने भी ये जुर्म किया है उसको करार वाक़ा सज़ा मिले, ज़बरदस्त सज़ा मिले, ताकि आइंदा इस मोहल्ले में क्या, इस गांव में क्या, इस पूरे इलाके में, पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई वाक़ा पेश नहीं। लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका यानी बारीक बीनी से तहकीकात की जानी चाहिए और जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस होंगे, जो कातिल मुलव्वस होंगे, और उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाना। ने वहाँ मौजूद तालिब इल्मों को नशा मुक्त समाज की दिशा में योगदान देने के लिए मुतहरिक किया। सेमिनार के दौरान तालिब इल्मों और जो वहाँ टीचर्स थे, उन्होंने नशे के खिलाफ बेदारी फैलाने की कसम खाई, एक अज़्म किया। इस मौके पर मुकर्रिर ने प्रमाण पत्र भी वहाँ पे जो मद्द मुकाबिल थे तमाम लोगों को जो वहाँ प्रतिभागी थे उन्हें प्रमाण पत्र बांटे गए और प्रोग्राम में छात्रों और शिक्षकों और समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी रही, जो नशे के खिलाफ एकजुटता का एक पैगाम देती है। ड्रग एब्यूज़, ड्रग एडिक्शन को लिया जाए और तमाम ज़राया का इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारे नौजवान इस बिदत से बच जाए। तो जब लॉ एंड ऑर्डर को काबू करना पॉसिबल है तो ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम ड्रग सप्लाई चेन को रोक सकते हैं। उन लोगों को की दरपकड़ करेंगे जो इसमें अपना नफ़ा और अपनी बिजनेस चलाते हैं। NSS था इसमें, NCC था इसमें, कैरियर काउंसलिंग कमेटी थी इसमें इन्वॉल्व, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, फैकल्टी ने पार्टिसिपेट किया, वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ पे नशा मुक्त भारत अभियान सेल है जो यहाँ काम कर रही है ड्रग डिटेक्शन पे। हमारा NSS वॉलंटियर्स है जो यहाँ पे ड्रग डिटेक्शन पे काम कर रहे हैं। और अवंतीपुरा के पदगामपुरा में मकामी लोगों ने डंपिंग साइट के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि इस साइट की वजह से आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ गई है, जिनके हमलों में करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हो चुके हैं। उन्होंने साइट को बंद करने की मांग की है। एक सबसे बड़ा एक इशू है यहाँ से, पिछले 3-4 साल से डस्टबिन ने हमारे जो मेरे गांव के लोग हैं, ये मेरा होम टाउन है, कि बहुत लोगों को परेशान किया। लेकिन अब हालात यहाँ तक पहुँच गई कि अब यहाँ बच्चे, बुजुर्ग, मेरे बहनें, भाई जख्मी हो गए। 2 दिन से कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी तस से मस नहीं हो रहा है। कोई भी यहाँ नहीं आ रहा है। हमने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ आ जाए, हमारे लोगों से बात करे, जो हमारे जख्मी हुए लोग हैं उनसे मिले, ताकि इनमें ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन मैं आपकी वसादत से म्युनिसिपलिटी अवंतीपुरा को वारन करता हूँ, अगर विद इन 7 डेज इसका मसला हल नहीं हो गया तो हम रोडों पे आएंगे। तो शायद हम इतने देर तक एहतजाज करेंगे जब तक ये डस्टबिन यहाँ से ना उठाया जाए। और डोडा के मेलानों में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एक विशेष शैक्षिक कार्यक्रम में यानी कि तालीम को लेकर के तालीम से मुताल्लिक एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका मकसद सीखने की विरासत को बढ़ावा देना और तालिब इल्मों और असातिज़ा और जो वालिदैन हैं, जो गार्जियन हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना था। प्रोग्राम में प्राइमरी एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस पर, इसकी अहमियत पर जोर देते हुए बच्चों की तरक्की के लिए कम्युनिटी की भागीदारी को ज़रूरी बताया गया। जो मुक़र्रिरीन थे उन्होंने इस तालीम की नींव को और मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम में मकामी लोगों की भागीदारी रही, जिससे तालीम के तई बेदारी का पैगाम काफ़ी वाफिर अंदाज में वहाँ फैलाया गया। प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है, जिसको हम बेड रॉक कहते हैं, इस बेड रॉक को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए ताकि हमारी जो बाकी एजुकेशन की जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, यानी बाकी जो बिल्डिंग बची हुई है, वो बिल्डिंग जो कैसे मजबूत बने, वो बड़े से बड़े झटकों के अंदर क्यों ना वो ढह जाए। इस तरीके की तालीम जो है हम देना चाहते हैं। इस तरीके के मेथड्स, टेक्निक्स, टीचर्स को ट्रेनिंग्स, बच्चों को इंटरेस्टेड बनाने में, बच्चों की व्हील को डेवलपमेंट कराने के लिए और पेरेंट्स को इस तालीमी निज़ाम के साथ जोड़ने के लिए ये रूरल एरियाज में बिल्कुल सोर्स वसाइल की कमी है और एक सोच पैदा करनी है कि इन्हीं वसाइल में हमने किस तरीके से जो है अपने तालीमी निज़ाम को दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरे
रियासतों के साथ एट पार करना है। लिहाजा उन्हीं की उस डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो एक गैर सियासी तंजीम है, साथीज़ा किराम की तंजीम है और जिसके सिर्फ दो मकासद हैं, एक वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट और वेलफेयर ऑफ टीचर, और इसमें भी हम वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन ने प्रिंटिंग उद्योग को बचाने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। एसोसिएशन के सदर संजीव वर्मा ने कहा है कि जम्मू में 200 से ज्यादा प्रिंटिंग इकाइयां बहुत ही बहरानी कैफियत से गुजर रही हैं। उन्होंने मकामी प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को तरजीह दिए जाने की अपील की है ताकि स्थानीय जो उद्योग है उसे मजबूती मिल सके। हमारा विषय यह है कि जो हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो इस समय बंद होने की कगार पे है। जो फैसिलिटीज जो JNK गवर्नमेंट हम लोगों को दे रही थी ऑलरेडी, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हम लोग सरवाइव करें और अपने जो यूनिट्स हैं उसको रन कर सकें। तो हमारी यही डिमांड है और कोई तो डिमांड है नहीं। 2-3 पॉइंट रखे थे मैंने, जो अपने 15% प्राइस प्रेफरेंस का वो हुआ, गवर्नमेंट को जो ऑर्डर दिया गवर्नमेंट प्रेस का वाला को उसको वालिश किया जाए, अपने GST का नाम जो है वो एक ही रखा जाए। ये हमारी डिमांड्स है गवर्नमेंट से कि वो हम लोगों को और फिल्टर लगाया जाए कि जो लोकल प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, अगर 50 लाख की कोई वैल्यू का टेंडर है वो लोकल ही कर पाएं, बाहर वाले उस पर पार्टिसिपेट ना करें। दिक्कतें जनाब, दिक्कतें क्या आ रही हैं आप यकीन करिएगा कि हम लोग बंद होने की कगार पे हैं। हम लोगों के पास काम नहीं है, मशीनें बंद हैं। आप जाके चेक करिएगा इस समय क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है। ये 12% की बिलिंग हुई है और बिल इंटरटेन हुआ है। कहने का ये है कि हम लोगों को ऐसी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे, ऐसे नाम बनाए जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, वो एटलीस्ट गवर्नमेंट का ही काम है, वो हम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर पाएंगे जब हमारे यूनिट ही बंद हो जाएंगे तो नेचुरली हमको अपनी जो लेबर है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे नर्स करेंगे वो और कैसे नर्स करेंगे हम अपनी फैमिली को। अखनूर के ऐतिहासिक जियापोता घाट पर महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक की 203वीं वर्षगांठ पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। राज तिलक समारोह कमेटी के चेयरमैन KP सिंह की अध्यक्षता में ये समारोह हुआ। इस आयोजन में विधिवत पूजा अर्चना और पुष्पांजलि अर्पित की गई। विधायक मोहनलाल भगत और पूर्व विधायक राजू शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी। तो मैं सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, खास करके जम्मू के डोगरों को इस मौके पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज के दिन 27 जून को 1822 में 17 जून को 1822 में आज के ही दिन इसी मुकाम पे ग्राव चनाब के राइट बैंक पे दाहिने किनारे पे, जिसको चंगदबागा भी कहते हैं, अक्सनी भी कहते हैं वेदों में, इस ऐतिहासिक स्थान पे पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह जी ने हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी को राज तिलक किया था और जम्मू का उनको महाराजा घोषित किया था। उसके बाद जितनी छोटी छोटी रियासतें थी, इतिहास गवाह है उस चीज़ को, कैसे महाराजा गुलाब सिंह जी ने अपना जो उनका रण कौशल था, अपनी जो बहादुर थी, अपनी जो रणनीतिज्ञकार थे, वो एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट थे।